बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आज 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 क्विक रिव्यू के लिए आपके साथ मैं हाजिर हूँ। टेंथ फिजिक्स चैप्टर नंबर हमारे पास 11 है। उसका हम आज ये क्विक रिव्यू देखेंगे ताकि हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं उनको हम लोग अच्छे से टैकल कर सकें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो चैप्टर का नाम तो साउंड है, कि जो हमारे पास साउंड कैसे क्रिएट होती है, कैसे पैदा होती है। हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो हमारे पास साउंड पैदा होती है। तो यही चैप्टर है, कोई भी चीज वाइब्रेट करेगी तो हमारे पास साउंड पैदा होगी। जैसे हमारा इंसानों का या जानवरों का, जब वोकल कॉर्ड में जो हमारे पास इंसान के अंदर जो साउंड पैदा होती है, तो वोकल कॉर्ड के वाइब्रेट करने से साउंड पैदा होती है। तो इस तरह से हमारे पास जो है, अगर हम ढोल को देखें कि उसका जो उसकी सरफेस है, जब वो चीज, जब मेम्ब्रेन उसकी वाइब्रेट करती है तो साउंड हमारे पास पैदा होती है। और मतलब ये हमने सीखा कि साउंड पैदा ही हमारे पास बॉडी के वाइब्रेशन से होगी। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी, थरथराएगी, तो हमारे पास साउंड पैदा होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो साउंड पैदा होती है बॉडी के वाइब्रेशन करने से पैदा होती है। प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी के वाइब्रेट करने से साउंड पैदा होती है। इसमें उसने ये दो प्रोंग लिए हुए हैं, इनकी मदद से उसने इनको हमारे पास साउंड को पैदा किया है उसने। हमने तो इस चीजों को हमने एक्सप्लेन, हर चीज को नहीं करना, हमने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है। अब हमारे पास यहाँ पे साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। अगर आपसे एमसीक्यू पूछ ले कि साउंड जो है उसको गुजरने के लिए क्या मटेरियल की जरूरत होती है या नहीं, तो ये आप याद रखें कि साउंड को गुजरने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। सबसे पहले एमसीक्यू ये बनता है कि साउंड को गुजरने के लिए हमारे पास मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे इसकी नेचर के बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है, जो कि अक्सर पेपर में एमसीक्यू आता है कि साउंड की नेचर कौन सी होगी। अब ये देखें कि हमारे पास मैकेनिकल वेव्स या मैकेनिकल वेव्स, हमारे पास वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत हमारे पास होती है। तो अब जो मैकेनिकल वेव्स हैं उसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और एक है ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि साउंड की नेचर कौन सी है और कैसे है और क्यों है। सबसे पहले हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, और इसकी जो आगे सब टाइप्स हैं, एक हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब हमें पता है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स जो पैदा होती हैं, जो ट्रांसवर्स होती हैं, फर्ज करें मैंने दीवार के साथ कोई रस्सी बांधी हुई है, या स्प्रिंग ले लें, रस्सी बांधी हुई है मैंने। अब उसको मैं इस तरह से मूव करवा रहा हूं। जब मैं उसको इस तरह से मूव करवा रहा हूं तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मैंने ये दीवार है, इसके साथ मैंने ये कोई रस्सी बांधी हुई है, और इस पॉइंट से पकड़ के मैं इसको ऊपर और नीचे मूव करवाऊंगा। जो इसमें वेव बनेगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, वेव होगी। अब देखेंगे वेव की जो प्रोपगेशन है वो इस डायरेक्शन में है, जो वेव की प्रोपगेशन है। और जो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, जो उसको मूव करवा रहा हूं, मैं तो अप एंड डाउन फोर्स लगवा रहा हूं। अब मैं उसको फोर्स अप एंड डाउन कर रहा हूं, जो डिस्टरबेंस मैं क्रिएट कर रहा हूं वो मैं अप एंड डाउन कर रहा हूं। आपके सामने डिस्टरबेंस तो मेरी अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन जो उसकी मूवमेंट है, जो प्रोपगेशन है वेव की, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर इसमें को मैं दिखाऊं तो हमारे पास इस तरह से होगा कि ये हमारे पास केस बनेगा,
और यहाँ पे एंगल तो हमारे पास 90 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी डिस्टरबेंस है, जो मैं रस्सी पे क्रिएट कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस लगा रहा हूँ, वो हमारे पास अपर डायरेक्शन में है और मूवमेंट हमारे पास वो फॉरवर्ड कर रही है। तो हमारे पास इस डिस्टरबेंस और इस जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है, इसके दरमियान जो रिलेशन है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिसको हम ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास जो डिस्टरबेंस है वो हमारे पास प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर हो, तो हमारे पास जो वेव्स क्रिएट होंगी वो ट्रांसवर्स होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो ट्रांसवर्स वेव उस वक्त क्रिएट होती हैं जब हमारे पास जो डिस्टरबेंस है वो प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर हो, या प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो डिस्टरबेंस के हमारे पास परपेंडिकुलर हो, तो हमारे पास वो ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होगी। इसके बरअक्स अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को देखूं, तो फर्ज करें कि मेरे मेरे पास देखिए स्लिंकी है, तो इसको मैंने, ये मेरे पास स्लिंकी थी एक, अब इसको मैंने दीवार से किसी चीज क्लैंप के साथ बांध दिया है या दीवार के साथ बांधा है। यहाँ पे बात यह है कि जब मैं इसको बैक एंड फोर्थ आगे पीछे इसको मूव करवाऊंगा इस डायरेक्शन में, पहले मैं इस तरह से मूव करवा रहा था, अब स्लिंकी को मैं इस तरह से मूव करवाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्लिंकी को मैं मूव करवाऊंगा तो इसके कुछ पॉइंट्स हमारे पास नजदीक, जब मैं इसको दीवार की तरफ मूव करवाऊंगा तो इसकी जो ये जो सर्कल से हैं ये नजदीक होंगे, जब इसको मैं वापस खींचूंगा तो ये हमारे पास दूर होंगे। जब नजदीक होते हैं उनको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और वो जो हमारे पास पार्टिकल दूर होते हैं उनको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास वेव मूव कर रही है ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में जा रही है। तो और जो इस तरह की जो वेव होती है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होगी कि जिसमें हमारे पास डिस्टरबेंस, जिस डायरेक्शन में हम डिस्टरबेंस कर रहे हैं क्रिएट, और उसी डायरेक्शन में हमारे पास उसकी प्रोपगेशन ऑफ वेव भी उसी डायरेक्शन में है। जब ऐसा केस होगा तो हमें पता है कि ये हम इसको बोलते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मतलब ये हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास सोर्स ऑफ जो डिस्टरबेंस है वो और प्रोपगेशन ऑफ जो हमारे पास वेव है दोनों पैरेलल होती हैं, एक ही डायरेक्शन में होती हैं, एक ही समत में होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, लेकिन जो हमारे पास ट्रांसवर्स में था वो 90 डिग्री था परपेंडिकुलर। तो लॉन्गिट्यूडनल के केस में हमारे पास क्या होगा कि ये 0 डिग्री होगा, पैरेलल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ट्रांसवर्स में देखा तो मैंने कहा था कि मैं रस्सी को पकड़ के मैं ऊपर नीचे मूव कराऊंगा, तो रस्सी से हमारे पास जो वेव पैदा होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं स्ट्रिंग के साथ। और जो स्लिंकी है उसमें अगर मैं जो है हमारे पास रस्सी है, अगर उसको मैं बैक एंड फोर्थ करूंगा तो हमारे पास वहां पे कोई वेव पैदा नहीं होगी। तो अब जब मैं स्लिंकी को मैं ऊपर नीचे करता हूं तो इसमें फिर भी वेव पैदा होती है, और इसको मैं आगे पीछे बैक एंड फोर्थ करता हूं तो फिर भी हमारे पास वेव पैदा होती है। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास स्लिंकी है ये ट्रांसवर्स वेव भी क्रिएट कर सकती है। स्लिंकी स्प्रिंग हमारे पास कि ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव भी क्रिएट कर सकती है और हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल वेव भी क्रिएट कर सकती है। लेकिन जो हमारे पास रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, पीस ऑफ स्ट्रिंग, वो हमारे पास जस्ट क्रिएट करेगी कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव, और ये हमारे पास दोनों वेव क्रिएट कर सकती है। ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। और अगर हम देखें जब हम लोग बोलते हैं, अब हमें देखना है कि हमारे पास साउंड की कौन सी जो नेचर है। ये एमसीक्यू भी आपके बुक पे भी एक एमसीक्यू है, बल्कि मैं इसको हूबहू भी पढ़ देता हूं। उसने पूछा है यहाँ पे कि एमसीक्यू नंबर जो हमारे पास सेकंड है कि हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर आईज। जब मैं बोलूंगा यहां से आपके कान तक जो आवाज पहुंच रही है ये किस तरह से पहुंचती है, उसने इसका आंसर दिया है कि बाय चेंज इन एयर प्रेशर। कैसे है देखें गौर से, यही काम तो हमारे पास कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेस कर रहा है कभी रेयरफेक्ट हो रहा है, तो हमारे पास ये चेंज इन प्रेशर हो रहा है। ये तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर थी। तो साउंड हमने कहा कि ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बाय चेंज ऑफ प्रेशर से आ रही है, तो ये तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल होती है जो इस तरह की होती है, और साउंड भी हमारे पास कौन सी नेचर हुई, लॉन्गिट्यूडनल नेचर हुई। अगर हम ऐसे देखते हैं कि जब हम बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ जो आवाज जा रही है ज़्यादा पकड़ तक पहुंच रही है, तो अगर मैं ऐसे मुंह को हिलाऊं तो फिर तो ये डिस्टरबेंस हमारे पास इस तरह से होगी, तो फिर हम कहेंगे ये ट्रांसवर्स है।
मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, मैंने तो मुंह को नहीं हिला रहा, वैसे मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। अब जो आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जिस डायरेक्शन में वो डिस्टरबेंस जो आवाज जा रही है उसी डायरेक्शन में डिस्टरबेंस भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर हुई साउंड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये पीपीएससी में भी देखा गया है और 10th के पेपर में ये अक्सर आता है कि साउंड की नेचर कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के बारे में हमने काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। उसके बाद हमारे पास है कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, ये भी उसने बात कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स है ना हमारे पास साउंड की, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले उसने बात की है लाउडनेस की। सबसे पहले हमारे पास अब जो हमारे पास लाउडनेस है कि इसकी डिफाइन मैं पढ़ देता हूं कि लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय व्हिच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। कि लाउड बहुत जो भारी ऊंची ऊंची आवाज है उसमें और मध्यम धीमी आवाज में हम फर्क कर सकते हैं लाउडनेस से। अब लाउडनेस का जो एमसीक्यू पेपर में आता है, अक्सर एमसीक्यू पूछता है कि लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रही है, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, बुक में उसने एक्सप्लेन किए हैं। हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, तो वो उस पे किस किस तरह से होती है, तो उनमें से एमसीक्यूज में कोई भी आ सकता है या वो पूछ सकता है कि किस पे डिपेंड नहीं करती। ये 3 फैक्टर दिए होंगे और चौथा कोई और फैक्टर देगा, तो आपका जो फोर्थ वन होगा वो आपका आंसर आएगा। या इन तीनों में से कोई एक आ सकता है आंसर में, बाकी चार जो 3 ऑप्शन होंगे आपके वो रॉन्ग होंगे, तो हमने उनमें से किसी को भी हमने जो सा आंसर होगा हमने उसको टिक कर देना है। लेकिन मैक्सिमम जो पेपर में आता है वो जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी कि वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। इसका पहला फैक्टर है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये पहले नंबर पे करती है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड। दूसरी जो बात है उसमें एरिया, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसके एरिया पे। और तीसरा फैक्टर हमारे पास उसका है डिस्टेंस, जो कि हमारे पास कितनी दूरी से बॉडी हमारे पास है। अब एम्पलीट्यूड के बारे में उसने लिखा कि ये जो हमारे पास लाउडनेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। कि जितना ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है कि मेन पोजीशन से, अब जैसे कोई वेव मूव कर रही है, तो अब ये मेन पोजीशन है, यहाँ से लेके जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, चाहे वो क्रेस्ट की तरफ में हो चाहे वो ट्रफ की तरफ हो, तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। कि जितना ज्यादा अगर कोई साउंड है उसका एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा तो उतनी ही हमारे पास लाउडनेस भी ज्यादा होगी। अगर किसी का एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी लाउडनेस हमारे पास कम होगी। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर विल बी द लाउडनेस एंड वाइस वर्सा, के इसके उल्ट भी, कि अगर एम्पलीट्यूड कम हुआ तो हमारे पास लाउडनेस भी कम होगी। उसके बाद है कि हमारे पास उसने लिखा कि द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टार विल बी लाउड इफ वी क्विक प्लग इट्स वायर वेरी क्विकली। कि अगर हम जो हमारे पास स्टार स्टार होता है, ये गिटार होता है, उसकी रस्सी है वो जो जिससे हम बजाते हैं, अगर इसको हम तेजी से करें प्लग करें तो हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड वो ज्यादा वाइब्रेट करेगी। हमें पता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी से ही हमारे पास साउंड पैदा होती है, वो ज्यादा वाइब्रेट करेगी तो हमारे पास एम्पलीट्यूड उसका बढ़ जाएगा। जब एम्पलीट्यूड उसका बढ़ेगा तो हमारे पास लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है जितनी हम तेजी से उसको प्लग करेंगे तो उतनी ही हमारे पास वो लाउडनेस उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद उसने लिखा कि सिमिलरली व्हेन वी बीट अ ड्रम फोर्सफुली, जब हम ड्रम को फोर्स ज्यादा जोर से हम उसको बजाते हैं तो एम्पलीट्यूड हमारे पास उसकी मेम्ब्रेन का बढ़ जाता है। तो हमारे पास जितनी फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और हमारे पास जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो लाउडनेस जाहिर बात है कि हमारे पास बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है सरफेस एरिया। अब उसने कहा कि ये जो लाउडनेस है ये सरफेस एरिया पे भी हमारे पास डिपेंड करती है। जितना उसका एरिया कम होगा, जैसे कोई ड्रम है अगर उसका एरिया ज्यादा है तो उसमें जो लाउडनेस होगी वो
एरिया बढ़ने से लाउडनेस बढ़ जाएगी। जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो क्योंकि इससे मेम्ब्रेन का एरिया बढ़ गया है तो हमारे पास एरिया बढ़ेगा तो लाउडनेस हमारे पास बढ़ जाएगी। उसके बरक्स अगर छोटा एरिया हमारे पास होगा तो वो हमारे पास लाउडनेस कम होगी। अब उसने लिखा कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर, के अब कहीं दूर ड्रम ढोल जो है बज रहा है, वहां से लेके जिस डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूं उस लिहाज से भी लाउडनेस हमारे पास डिपेंड करती है कि डिस्टेंस हमारे पास कितना ज्यादा है। इट इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। अब देखें जितना ज्यादा हम दूर खड़े होंगे तो हमारे पास जो वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा। जब हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड कम होगा तो दूर खड़े हैं हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा एम्पलीट्यूड कम होगा, और जब हमारे पास डिस्टेंस के बढ़ने से एम्पलीट्यूड कम हुआ, जब एम्पलीट्यूड कम हुआ तो हमें पता है कि लाउडनेस हमारे पास कम हो जाएगी। तो हमारे पास ये मेन तीन फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने कहा कि पेपर में पूछे कि किस पे डिपेंड लाउडनेस नहीं कर रही, और तीन पहला दे दे वो एम्पलीट्यूड, दूसरा दे दे एरिया, तीसरा दे दे डिस्टेंस, और चौथा हमारे पास दे दे कोई और कि नन ऑफ दीज लिख दे, ऑफ दीज, या फ्रीक्वेंसी लिख दे, ऐसा कुछ और लिख दे, या टाइम पीरियड लिख दे हमारे पास। तो आपने फिर इसको लगा देना है। तो किस तरह से पूछ सकता है, इनमें से कोई एक दे सकता है। वो डिस्टेंस के बारे में पूछेगा कि डिस्टेंस को कम करने से लाउडनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, लाउडनेस बढ़ जाएगी। डिस्टेंस ज्यादा करने से लाउडनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, लाउडनेस जो हमारे पास है वो कम हो जाएगी डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ। अब यह पिच हमें बताती है कि जो हमारे पास श्रिल और फेंट, ठीक है, और श्रिल और सॉरी ग्रेव साउंड जो है बारीक आवाज और भारी आवाज के दरमियान जो है हम किस तरह से फर्क कर सकते हैं, ये हमें बताएगी हमें पिच। और पिच जो मेनली डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही हमारे पास पिच ज्यादा, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी ही पिच हमारे पास कम। उसने लिखा कि इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास है पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अ हायर पिच मींस अ हायर फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने कहा कि पिच ज्यादा, तो हायर पिच का मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी साउंड की ज्यादा है। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी पिच ज्यादा है, और अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम है हमारे पास तो उसकी पिच भी हमारे पास कम है। उसने फिर आगे जो लिखा कि जो बच्चों और जो फीमेल की आवाज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वो हमारे पास पिच उसकी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी ज्यादा वाइब्रेशन हो रही हैं तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कि अब हमारा जो फीमेल का जो वोकल कॉर्ड होता है वो ज्यादा तेजी से मूव करता है। ठीक है, आगे इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मैं आपको वो भी बताऊंगा इसके बारे में। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतनी ही पिच हमारे पास ज्यादा होगी। बच्चों और औरतों की आवाज चूंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उनकी आवाज श्रील होती है, और जितनी किसी की आवाज श्रील बारीक होगी तो उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो उसकी पिच ज्यादा होगी। अगर हम मर्दों की बात की आवाज की बात करें तो उनकी आवाज होती है ग्रेव, भारी आवाज होती है। जब उनकी आवाज भारी है तो उनकी फ्रीक्वेंसी चूंकि कम है तो उनकी आवाज भारी है, और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उनकी पिच भी हमारे पास कम होगी बनिस्बत फीमेल के। तो अब उसके बाद हमारे पास आगे एक और ऑप्शन आ रहा है कि क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी हमारे पास ये बताती है कि सेम लाउडनेस और सेम पिच पे, क्वालिटी के लाउडनेस भी, लाउडनेस और पिच सेम हो तो उसके दरमियान जो चीज फर्क करती है आवाज में, तो दो मुख्तलिफ आवाजें हैं, साउंड है, उनकी लाउडनेस और पिच सेम है। लाउडनेस और पिच दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो वो हमारे पास उसमें फर्क जो चीज करेगी वो उसकी साउंड की क्वालिटी होगी। हमारे पास लिखते हैं, यहाँ पे हूँ, पहले हमारे पास था लाउडनेस, दूसरा था पिच, अब तीसरा है क्वालिटी। क्वालिटी में क्या बताएगी कि दो मुख्तलिफ आवाजें हैं, उनकी पिच और लाउडनेस सेम है, तो उसमें ये जो फर्क करने वाली चीज है वो हमारे पास उसकी
साउंड की क्वालिटी होगी। उसके बाद पेज 24 पे एक बड़ी काम की इसने बात लिखी है कि क्विक क्विज में लिखा उसने कि व्हाई द वॉइस ऑफ वुमेन इज मोर श्रिल देन दैट ऑफ मेन। उसने पूछा कि जो औरतों की आवाज होती है वो मर्दों की निस्बत श्रिल क्यों होती है, पतली क्यों होती है। तो इसमें मैंने आपको यही कहा कि जो हमारे पास औरतों का जो फीमेल का जो वोकल कॉर्ड होता है वो हमारे पास ज्यादा तेजी से मूव करता है, क्विकली मूव करता है। अगर वो क्विकली मूव करेगा तो जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, पिच प्रोड्यूस करेगा, उसकी जो पिच होगी वो ज्यादा होगी। जितनी वो तेजी से मूव करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हमें पता है कि जाहिर सी बात है कि उसकी पिच भी हमारे पास ज्यादा होगी। अगर हम मर्दों की बात करें, मैंने में देखें तो जो उनका वोकल कॉर्ड है वो इतनी तेजी से मूव नहीं करता। जब वो इतनी तेजी से मूव नहीं करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, के सेकंड में कितनी दफा वो वाइब्रेट करता है। जब हमारे पास वो स्लोली वाइब्रेट करेगा तो चूंकि स्लोली वाइब्रेट करने से उसकी वाइब्रेशन कम होंगी। जब उसकी वाइब्रेशन कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी आवाज ग्रेव होगी, भारी होगी बनिस्बत वुमेन के। नेक्स्ट उसने पूछा कि व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन इट्स। ए में लिखा उसने लाउडनेस, बी में लिखा पिच। हमें पता है कि लाउडनेस के लिए एम्पलीट्यूड, एरिया और डिस्टेंस है, यहाँ पर उसने एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, और पिच के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। जी हमारे पास इसका जो फैक्टर नंबर 4 है वो है इंटेंसिटी। जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं शिद्दत। कितनी शिद्दत के साथ हमारे पास साउंड गुजरेगी। आप देखें स्टूडेंट्स, इधर से हमारे पास ये एक बुक है, इधर से हमारे पास साउंड आ रही है। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अब ये साउंड वेव हमारे पास आ रही है, इस डायरेक्शन में मूव साउंड जा रही है। और ये बुक जो है अगर मैं इसके ऐसे रख दूं तो ये हमारे पास उसके परपेंडिकुलर ही है। और अगर बुक को मैं ऐसे रखूं तो जो एरिया है उसके सॉरी ये हमारे पास पैरेलल केस था और ये हमारे पास परपेंडिकुलर केस बन जाएगा। अब जब ये एरिया हमारे पास परपेंडिकुलर है और इस एरिया में से साउंड ने गुजरना है तो इस एरिया में से जितनी साउंड गुजरेगी तो उसको वो हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी है, शिद्दत है। बुक पे उसने लिखा कि साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया में से गुजरे, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, के जो एरिया है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव के आगे परपेंडिकुलर होगा तो उस वक्त जो साउंड एनर्जी हमारे पास गुजरेगी तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। कि हमारे पास यूनिट एरिया में से कितनी ज्यादा साउंड एनर्जी गुजर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। और इसको इंटेंसिटी को हम एक्यूरेटली फाइंड भी कर सकते हैं। किसी भी ये जो साउंड एनर्जी की हमारे पास इंटेंसिटी है उसको हम लोग एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं देखूं तो जो हमारे पास इंटेंसिटी है ये डिपेंड किस पे कर रही है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। ये उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। जितना साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उतनी ही इंटेंसिटी हमारे पास ज्यादा होगी। और एक और चीज भी हमारे पास एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही थी, वो लाउडनेस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जो साउंड वेव मूव कर रही है अगर उसका हमारे पास एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसमें दो चीजें बढ़ जाएंगी, एक तो उसकी लाउडनेस और एक उसकी इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड के कम होने से ये दोनों फैक्टर हमारे पास कम होंगे। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि साउंड की लाउडनेस बढ़ने से
कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से जो है क्वांटिटी इसकी जो फैक्टर्स हैं वो बढ़ते हैं। तो एक तो हमारे पास लाउडनेस पे क्या असर होता है, इंटेंसिटी पे, तो दोनों चीजें हमारे पास बढ़ जाएंगी। तो एमसीक्यू ये घुमा फिरा के पूछ सकता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है साउंड इंटेंसिटी लेवल। जो फैक्टर नंबर 5 है वो हमारे पास है साउंड इंटेंसिटी लेवल। जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है हम देखेंगे कि इसमें से जो एमसीक्यूज हमने इनको टैकल करना है। तो उसने लिखा कि ह्यूमन एयर रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम 10 to raise -12 watt per meter square to more than 1 watt per meter square। जो हमारे पास इंसान जो है रिस्पॉन्ड करता है इतनी इंटेंसिटी लेवल की साउंड को, हमारे पास वो रिस्पॉन्ड करता है से लेके 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जो 1 वाट पर होती है ये हमारे पास क्या होती है कि ये पेनफुल होती है। तो इस रेंज से तक जो हमारे पास जो इंसानी कान है इस साउंड को सुन सकते हैं, अलबत्ता ये हमारे पास पेनफुल होती है। तो ये एमसीक्यू हमारे पास एक आ सकता है। फिर उसने बताया कि ये जो हमारे पास है 10 to raise -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास रेफरेंस इंटेंसिटी है। अगर आपसे ये पूछ ले कि रेफरेंस इंटेंसिटी कितनी है तो आपने ये बताना है कि 10 to raise -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग जीरो बेल भी बोलते हैं, इसी को जीरो बेल भी बोलते हैं, जो कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने नाम के साथ इसको शो किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। उसके बाद उसने लिखा कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अभी हमने कहा था कि लाउडनेस जो है इंटेंसिटी पे भी, जैसे लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे, और एम्पलीट्यूड पे इंटेंसिटी और लाउडनेस डिपेंड करती है। तो यहाँ पे उसने कहा कि loudness of sound not depend not only on the intensity of sound but also on the physical condition of air। कि इंसान की जो फिजिकल कंडीशन है कानों की, इस पे भी डिपेंड करती है कि बाद जैसे बंदा की एज ज्यादा होती है तो कुछ लोगों को जो साउंड है वो कम सुनाई देती है, आवाज कम। और इसी वजह के जब हम बूढ़े लोगों के पास बोलते हैं तो हम लोग बड़े जोर से बोलते हैं ताकि उनको आवाज अच्छे से सुनाई दे। और यहाँ पे हमारे पास जो लाउडनेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी, इसके ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसने फिर आगे एक और इंफॉर्मेशन दी है कि जो बेल हमारे पास एक लार्ज यूनिट होता है साउंड का, स्मॉलर यूनिट जो इसके होते हैं वो डेसिबल भी हो सकते हैं। और यहाँ पे बड़ी काम की उसने बात की कि हमारे पास कि हम जो मेजर करने के लिए साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो हमारे पास स्केल होगा उसको डेसिबल स्केल बोलते हैं। कौन सा स्केल है हमारे पास, डेसिबल स्केल। इससे हम साउंड की जो इंटेंसिटी है मेजर कर सकते हैं। आपसे एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास साइड इंफॉर्मेशन में दो तीन बातें हैं। उसने लिखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड ऑन द मास ऑफ इट्स प्रोंग। जो हमारे पास प्रोंग होते हैं वाई शेप्ड होते हैं प्रोंग, कुछ इस तरह से होते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसको खराब कर दिया है कि उसने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की होती है इनको प्रोंग भी बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क भी बोलते हैं। इनकी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के होते हैं, इसके ऊपर लिखी होती है कि फ्रीक्वेंसी इनकी कितनी है। डिपेंड ऑन इट्स मैस ऑफ प्रोंग। अब जितना इसका ज्यादा मैस होगा, हमें पता है कि जितना मैस ज्यादा होगा तो इसको वाइब्रेशन परफॉर्म करने में दुश्वारी होगी, और जैसे ही वाइब्रेशन परफॉर्म करने में दुश्वारी होगी तो वाइब्रेशन कम परफॉर्म करेगा।
कम वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो फिर कम होगी। और अगर मैं देखूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी से कम होने से किस चीज पे असर पड़ेगा, तो हमारे पास पिच पे डायरेक्ट असर पड़ेगा, तो उसकी हमारे पास पिच है कम होगी। मतलब कि जो हमारे पास प्रोंग हैवी होगा हमारे पास, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि उसका मैथ ज्यादा है। अगर मैथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, और जब फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच हमारे पास भी कम होगी। फिर उसने लिखा कि फॉर जो इंफॉर्मेशन a sound wave with a frequency of 3500 hertz and an intensity of 80 decibel down sound about twice as loud as about twice as loud to us as the sound of 125 hertz and 80 decibel। उसने कहा कि जो हमारे पास साउंड 3500 डेसिबल की होगी, 3500 डेसिबल साउंड हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो 80 डेसिबल हो। उसने कहा ये साइड इंफॉर्मेशन में उसने लिखा कि वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 3500 हर्ट्ज हो और उसकी इंटेंसिटी 80 डेसिबल हो, तो वो हमारे पास ट्वाइस होती है, उस दो गुना लाउड होती है किस साउंड से, जिसकी फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज हो और उसकी इंटेंसिटी 80 डेसिबल हो। क्या उसने कहा, दोबारा से मैं बात को करता हूं कि उसने सारी इंफॉर्मेशन में लिखा कि कोई ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 3500 हर्ट्ज हो और इसकी इंटेंसिटी 80 डेसिबल हो, तो वो उस साउंड से दो गुना ज्यादा लाउड है, जिसकी वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज हो और उसकी जो है हमारे पास इंटेंसिटी 80 डेसिबल हो। It is because our ears are more sensitive to the 3500 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए हमारे जो कान है ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जितनी पिच ज्यादा होगी तो उतनी ज्यादा हमारे कान जो है सेंसिटिव होंगे देन टू द 125 हर्ट्ज। Therefore intensity by itself does not mean loudness, कि इंटेंसिटी हरगिज ये नहीं है कि ये लाउडनेस है, ये कोई चीज और हुई है। ठीक है, तो अब लाउडनेस इज हाउ आवर ears detect and our brain perceive the intensity of sound level। उसने कहा कि जो लाउडनेस है ये हमारे पास इज हाउ आवर ear डिटेक्ट, कि हमारे जो कान है कैसे डिटेक्ट करेंगे और हमारा जो ब्रेन है उसको किस तरह से वो परसीव करेगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स को, कि ये हमारे पास थोड़ा डिफरेंस है। अक्सर बच्चे क्या समझते हैं लाउडनेस और इंटेंसिटी को, वो एक ही चीज समझते हैं। अगर हम इसकी डिफाइन को देखें तो उसका फर्क हमारे पास वाज़ेह होता है। उसके बाद हमारे पास उसने ये पेज नंबर 25 पे उसने टेबल दिया है, इसको आप देख सकते हैं कि हमारे पास के कितने किस सोर्स ऑफ साउंड की इंटेंसिटी कितनी है और इंटेंसिटी लेवल उसका कितना है। उसके बाद हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन, अब इसकी हमें पता है कि रिफ्लेक्शन होता है कि किसी सतह से टकरा के, किसी सरफेस से टकरा के वापस आ जाना, ये रिफ्लेक्शन होता है। अब साउंड भी हमारे पास रिफ्लेक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करती है। अब क्या होता है कि जब साउंड किसी सरफेस से टकरा के जो वापस आती है, वो 0.1 सेकंड के अंदर ही हमारे पास साउंड वापस आती है। अब जो हमारे पास साउंड है ये रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है उसको भी परफॉर्म करती है। उसने लिखा कि द सेंसेशन ऑफ साउंड persist in our brain for about 0.1 सेकंड, कि 0.1 सेकंड तक ये हमारे पास कायम रहती है जो हमारे जहन में, ब्रेन में। To hear a clear echo, the time interval between our sound and reflected sound must be। अब मैंने बोला है दीवार से टकरा के जो आई है, वो जो इको मैंने सुनाई दी है मेरी साउंड, और उस इको में जो 0.1 का सेकंड का हमारे पास फर्क होना बहुत जरूरी है। कितना फर्क, 0.1 सेकंड का। तो रिफ्लेक्शन को सुनने के लिए जो हमारे पास साउंड रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आती है हमारे बोलने के बाद, वो 0.1 सेकंड तक हमारे पास पहुंच जाती है। उसने फिर एक और काम की बात लिखी, उसने यहाँ पे डिस्टेंस भी बताया कि अगर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड हो 340 मीटर पर सेकंड, अगर पेपर में इसी को बना के दे दे, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में, और उसको इको को सुने हम, टाइम कितना लेंगे 0.1
1 सेकंड के बाद हम उसको सुने तो उसने कहा कि जो इसकी हमारे पास वापस आने का जो उसको डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि s इक्वल टू वी टी। यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ, v हमारे पास 340 है और टाइम 0.1 है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 34 मीटर तो हमारे पास डिस्टेंस होगा। अगर कोई साउंड है जिसकी जो स्पीड है 340 मीटर पर सेकंड है और उसकी जो रिफ्लेक्शन के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 34 मीटर। अगर इस तरह से कोई और वो बना के पूछ ले तो हमने इसको भी टैकल कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आगे है स्पीड ऑफ साउंड। वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। इसको भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ से किस तरह के एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं। कि उसने यहाँ पे लिखा कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट हुआ करती है। उसने कहा कि जो एयर में है 343 मीटर पर सेकंड है एट 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर एंड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे पास रूम टेम्परेचर है, प्रेशर हमारे पास होगा 1 एटमॉस्फेयर और रूम टेम्परेचर हमारे पास होगा RT में लिख रहा हूं जो कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसने कहा कि ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ ये हमारे पास वेरी करती है, डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो हमारे पास ह्यूमिडिटी पे, अब जैसे हमारे पास मौसम सुहाना हो, ठीक है, नमी वाला हो, तो हमारे पास साउंड जो है वो ज्यादा दूर जाती है। और ये एमसीक्यू अक्सर पेपर में एफएससी के पेपर में भी आता है कि साउंड किस पे डिपेंड कर रही है, स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। उसके बाद उसने लिखा कि सबसे पहले हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो साउंड होती है वो सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम जो स्पीड की साउंड की स्पीड होती है वो होती है गैस में। हमारे पास जो कि हम लोग जिसको एयर गैस में या एयर में कहते हैं, ये हमारे पास कम होती है। और यहाँ पे चूंकि इसका ऑर्डर नहीं बताया गया बुक में तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो अलबत्ता ये वैसे अगर आप पीपीएससी के लिए तो छोटे मोटे टेस्ट के लिए उसको याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास बुक में है इसको नहीं बताया गया। और इसमें हम स्पीड भी फाइंड कैसे कर सकते हैं, v इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है साउंड की। अगर हमें फ्रीक्वेंसी का इल्म हो और उसकी वेवलेंथ का पता हो तो हम यहाँ से उसकी स्पीड भी मालूम कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। डायफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये सारे के सारे जो है काम कर सकती है। रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेनन है वो भी परफॉर्म कर सकती है साउंड। जो रिफ्रैक्शन है और डायफ्रैक्शन के बाद एब्जॉर्प्शन, ये चारों के चारों जो हैं हमारे पास साउंड की प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे के सारे काम कर सकती है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। इसके बाद हम जो यहाँ पे ज़्यादा खास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि जो उसने लिखा कि जो बाकी जो साउंड की जो इंटेंसिटी की रेंज होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि जो इंटेंसिटी की रेंज होती है हमारे पास। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, वो फ्रीक्वेंसी जिसको हम वो आवाज जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज हम सुन सकते हैं उसको हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो कि इंसान है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकते हैं, जो कि हमारे पास हम लोग इंसान होते हैं, ये इतनी आवाज जो है
सुन सकते हैं। और ये बहुत एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। 20 जो हर्ट्ज है उससे कम की भी आवाज हम लोग नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा की आवाज हम नहीं सुन सकते। अक्सर ये इसको एमसीक्यू में वो ऐसे पूछता है कि 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, चाहे ये ऑप्शन आए या फिर ये ऑप्शन आए, तो आपने दोनों को जो सा आए तो आपने उसको पहचान देना है, वो उसको कन्वर्ट करता है। और उसने कहा कि अब ये जो है हमारे पास है, ये जो इसका जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो रेंज है डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होती है। वो कैसे? वो एज के साथ जो बुजुर्ग होते हैं वो ज्यादा जो उनका ये जितनी एज उम्र के बढ़ने के हिसाब से जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ऑडिबल वो कम हो जाती है। यहाँ पे बुक में उसने लिखा है कि जो हमारे पास ओल्ड पीपल हैं वो साउंड जो है 15,000 हर्ट्ज से ज्यादा वो साउंड नहीं सुन सकते। 15K हर्ट्ज, 15 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज वो लोग नहीं सुन सकते। ठीक है। जो बच्चे हैं वो 20,000 तक वो इजीली सुन लेते हैं, लेकिन जितने आप की उम्र ज्यादा होती जाएगी आप उतना ही जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा की जो आवाज वो नहीं सुन सकेंगे। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी which a human can hear is human ear can hear is called audible frequency range। उसके बाद हमारे पास अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हमारे पास वो साउंड है, हमें पता है अल्ट्रा जो कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से भी ज्यादा हमारे पास हो, तो वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड होगी। हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड, वो हमारे पास साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, तो वो हमारे पास क्या होती है कि अल्ट्रासाउंड। वैसे तो जो आम जो हम इंसानी कान की सुनने की सलाहियत से ये ज्यादा होती है। अब इसके बहुत से यूजेस हैं जो कि पेपर में लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी, और यहाँ से कुछ एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो उसने यहाँ पे बताया कि साइड इंफॉर्मेशन है, उसमें कुछ चीजें लिखी कि बैट्स जो हमारे पास चमगादड़ें होती हैं कैन हेयर फ्रीक्वेंसीज अप टू 1,20,000 हर्ट्ज। जो हमारे पास बैट्स होती हैं उनकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, 1,20,000 हर्ट्ज तक वो फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकती हैं। अदर एनिमल कैन नॉट हेयर सच हाई पिच साउंड। इतनी ज्यादा जो पिच ज्यादा पिच जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी पिच ज्यादा है, इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज बाकी जानवर नहीं सुन सकते। उसके बाद उसने लिखा कि माइस कैन हेयर फ्रीक्वेंसी अप टू 1 लाख हर्ट्ज। 1,00,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनने की सलाहियत रखते हैं। और जो हमारे पास डॉग होते हैं वो 35,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनते हैं। 35,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आवाज जो है हमारे पास वो डॉग कुत्ते सुन सकते हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग कुत्ते के पास से गुजरते हैं बड़े स्लो हम गुजरते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि कुत्ते को शायद पता नहीं चलता, लेकिन उसको तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी की आवाज भी वो सुन सकता है। तो वो तो भाई सुन लेगा, वो तो अलग उसकी बात है कि वो कुत्ता शराफत से आपको कुछ ना कहे, ये तो उसकी मेहरबानी होगी। और उसके बाद जो उसने कहा कि इंसानी जो कान है वो तो मैंने आपको उसके साथ पहले बात कर दी है, लेकिन जो साउंड बच्चे होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड भी सुन सकते हैं बनिस्बत बुजुर्गों के, बड़े लोगों के। जो बच्चे हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज भी सुन लेते हैं। अगर आप कोई चीज छुपा रहे हैं कि तो बच्चों से बच के स्लो भी बात करेंगे तो बच्चे सुन लेंगे ये चीज फलां जगह पे रखी है, और वो उसको उठा के इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके जो यूजेस हैं हमारे पास अल्ट्रासाउंड के, उसके बारे में देखते हैं कि हमें पता है जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनिक को मैं देखूं तो जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड होती हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। जब उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से जब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है
तो इसका मतलब ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है उससे इसकी फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, जब इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ भी कम होगी। तो ये पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और the wavelength of ultrasonic waves is very small and is very useful for detecting very small objects। छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास सूटेबल होती है, जो कि समुद्र की तह में जो हीरे जवाहरात हैं उनको भी ढूंढने के लिए हमारे पास अल्ट्रासोनिक जो साउंड है वेव्स हैं यही हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। मेडिकल फील्ड में इसका और टेक्निकल फील्ड में इसका काफी यूज है। अब ये मेडिकल फील्ड में जो डिफरेंट और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ये डायग्नोज करती है। उसके अलावा ये ट्रांसमीटर के थ्रू इंसान की बॉडी में दाखिल करते हैं और जो अफेक्टेड जो एरिया होता है उसको जाके वहां से ये टकरा के तो ये रिफ्लेक्ट होके बैक तो ये इमेज देती है, जिसको देख के जो डॉक्टर हजरात होते हैं फिर वो इलाज करते हैं मरीज का। उसके अलावा अगर इंसान की बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए तो उसको खत्म करने के लिए भी हमारे पास आर्टरीज में अक्सर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, उसको खत्म करने के लिए हमारे पास अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होती हैं वेव्स। उसके बाद ये जो थायराइड ग्लैंड होती हैं उसकी पिक्चर लेते हैं इसी के थ्रू और फिर डॉक्टर जो है वो इसका इलाज करते हैं। उसके बाद ये सोनार में भी इसका काफी यूज है। ये पेपर में पूछ सकता है कि SONAR ये सोनार किसका एब्रीविएशन है। ये बुक पे लिखा उसने है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हमारे पास है। तो उसके बाद हमारे पास उसने नेक्स्ट पेज में बताया कि सोनार रेंजिंग इज आल्सो यूज्ड टू सी द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें भी इस्तेमाल होती है। अब अक्सर हमारे पास जो आबदोदें होती हैं उसमें अगर ज्यादा चलने की वजह से कुछ इंजनों में जो क्रैक्स आ जाते हैं वो वैसे तो शो नहीं होते, तो वहां पे भी हमारे पास ये सोनार जो साउंड है हमारे पास अल्ट्रासोनिक्स यही यूज होते हैं। जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो हमारे पास लिक्विड के अंदर जर्म्स हैं बैक्टीरिया इनको मारने के लिए भी हमारे पास हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यूज है कि व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की एग्जांपल कौन सी है। पहले मैंने बात की आपसे कि ये साउंड वेव ही हमारे पास होती है। हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर, के सोर्स से आपके कानों तक साउंड कैसे पहुंचती है। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर, कि एयर प्रेशर को कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में ये हमारे पास जाती है। उसके बाद विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड, साउंड कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, थर्मल है, केमिकल है। साउंड जो है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है जिसको गुजरने के लिए मटेरियल मीडियम की भी जरूरत होती है, जिसकी दो टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। Astronauts in space need to communicate with each other by radio link because sound wave cannot travel in space। साउंड वेव हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि इसके लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है तो ये स्पेस में ट्रेवल नहीं कर पाती। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड, लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के साथ रिलेट करती है। फॉर नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन 20 to 20,000 या 20 to 20k हर्ट्ज पेपर में उसने ये एमसीक्यूज में लिखा हुआ है। When the frequency of sound is increased, जब साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, which of the following will decrease, के कौन कौन सी चीजें हमारे पास डिक्रीज होंगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास डिक्रीज होंगी। हमें पता है कि V इक्वल टू एफ लैम्डा है। अब यहाँ पे मैं देखूं तो फ्रीक्वेंसी के का जो रिलेशन है हमारे पास v ओवर लैम्डा है वेवलेंथ के साथ, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ के साथ। यहां से गौर से देखें तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ जाहिर बात है कम होगी, और उसके बाद अगर मैं देखूं फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ भी इनवर्स रिलेशन ही है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हमारे पास टाइम पीरियड भी कम होगा। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से वेवलेंथ कम होती है और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से टाइम पीरियड भी कम होता है। तो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है वेवलेंथ, दूसरा है पीरियड, तीसरा है एम्पलीट्यूड। पीरियड से मतलब मुराद टाइम पीरियड है। और उसने आगे फिर ए बी सी में बताए हैं, उसने कहा कि ओनली वन
3 ओनली 1 एंड 2। तो हमारे पास सी जो ऑप्शन है जिसमें वेवलेंथ और टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है इन एमसीक्यूज के, पहले का हमारे पास है ए, दूसरे का मेरे पास है ए, तीसरे का हमारे पास बी है, चौथे का सी है और पांचवें का हमारे पास डी है, छठे का बी है और सातवें का हमारे पास सी है। तो ये आपको मैंने कोशिश किया कि पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करें। कुछ चीजें इसमें रह भी सकती हैं और इस पूरी अगर आप वीडियो को स्टूडेंट्स देखते हैं ईमानदारी के साथ, आप एक से दो दफा देखते हैं इसको, फिर इन कुछ चीजों को बुक से रीड करते हैं, कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करके देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उम्मीद है कि आपका कोई ऐसा एमसीक्यू पेपर में नहीं होगा जो इस चैप्टर के इनसाइड से बने, अंदर से बने और आपका रह जाए। और ये मेरे स्टूडेंट्स ने देखी हुई है पहले वीडियो जो प्रीवियस चैप्टर है, तो उन्होंने अपने जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं जो स्कूल टेस्ट में हमने लिए हैं उन्होंने वो भी अच्छे से परफॉर्म किए और उनके पूरे मार्क्स एमसीक्यूज में थे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। हमारे दिल से दुआ है कि आप सब कामयाब हों और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।